नमस्कार। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मैं हर संडे आप सबके लिए मेडिकल योगा का सेशन लेके आता हूँ, जहाँ पे हम बात करते हैं योगा के कुछ मेडिकल साइंस वाले बेनिफिट पे, या योगा का जो मेडिकल वाला फेज है उस पे हम बात करते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे मेडिकल वाले बेस पे ही। आज हम बात करेंगे आ, कि कोई एक आसन जो है वो कैसे काम करता है। तो आज हम समझ रहे हैं कि आसनों के पीछे क्या साइंस है, आसनों का क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इससे पहले आप सब लोग आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दो कोर्सेज हैं जो हम पेड बेसिस पे रन करते हैं। दोनों ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। पहला कोर्स हमारा मेडिकल योगा का है, जहाँ पे आप योग का मेडिकल साइंस से कोरिलेशन समझ सकते हैं, जहाँ आप पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देख के समझ सकते हैं, जहाँ आप पेशेंट की बीमारी का कारण समझ सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी समझ सकते हैं, कौन सी बीमारी में क्या हुआ है तो उसको कैसे ठीक करना है, और आसनों का साइंटिफिक यूज, आसनों का मेडिसिनल यूज सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, सारी मेजर सर्जरीज लाइक कैंसर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज, यूट्रस रिमूवल, या ऐसे जितने भी मेजर सर्जरीज हो, चाहे वो थायराइड रिमूवल की सर्जरी हो, इन सारी सर्जरीज के बाद पोस्ट सर्जरी केयर कैसा होगा वो भी हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड है। दूसरा कोर्स हमारा वुमेन वेलनेस का कोर्स है, जो फीमेल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स पे बात करता है, जहाँ पे आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हो कि एक फीमेल की लाइफ में मेनार्की से मेनोपॉज तक की जो जर्नी है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं, और उनको कैसे ठीक करना है बहुत साइंटिफिक तरीके से। यहाँ हम गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी भी कवर करते हैं, सो दैट आप प्रेगनेंसी की भी बहुत साइंटिफिक और बहुत स्पेसिफिक समझ ले पाएंगे। और ये दोनों ही कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। जिस भी ग्रुप में है आप, वहाँ पे आपको कुछ कोर्स के रिलेटेड सेशंस मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सेशन के बाद आपको हमारे दोनों ही कोर्सेज के पहले सेशंस फ्री में अवेलेबल होंगे, और अगर वो सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं अब हम अपने कोर्स के बारे में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि योग आसन कैसे आपके शरीर में काम करते हैं। लास्ट दो सेशन से हम इस पे बात कर रहे हैं, तो जो लोग नए हैं उनकी समझ के लिए मैं बता दूं कि ये हम ना फोन आसनों का फोन बॉडी बटन मेरा क्या इम्पोर्टेंस है, बॉडी पे कैसे आसन काम तो करते हैं। दबाया ब्लूटूथ कनेक्ट भी किया है इन्होंने ये सब आगे ना पूरा काफी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको अपना म्यूट करके रखें। सेपरेट मैंने डिस्कनेक्ट किया नॉट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंसुलिन मैंने टाइम में कनेक्ट कर इसलिए बता चलिए, सो अगर आप खुद को म्यूट करके रखेंगे तो बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम अ, सब बेहतर समझ पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा भी पाएंगे। तो प्लीज खुद को म्यूट करके रखिएगा। जब आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो जरूर अनम्यूट कीजिएगा। उससे पहले अगर म्यूट करके रखेंगे तो बहुत मदद होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि आसन आपके शरीर में काम कैसे करते हैं। आखिर कोई एक आसन जो है वो आपकी बॉडी में रिजल्ट कैसे देता है, या इतने सारे आसन क्यों हम करते हैं, कौन सा आसन हमारे लिए जरूरी है, कौन सा आसन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम ये समझे पहले कि आसन करते क्या है। अगर हम ये समझ जाएं कि आसन हमारी बॉडी पे करते क्या है, तो मुझे लगता है कि ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि हमारी बॉडी में कौन सा आसन क्या काम करेगा, और कौन सा आसन हमें करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बताता हूँ।
लाइक आसन से पहले एक्सरसाइज क्यों करते हैं, या एक्सरसाइज का क्या मतलब है, या किस तरह के आसन, किस तरह का प्राणायाम आपको करना चाहिए, तो वो सारी चीजें समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का आसन करना चाहिए और कौन सा आसन आपके लिए बेहतर होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज की, फिर आएंगे आसन। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, या सूक्ष्म व्यायाम क्यों करते हैं, स्थूल व्यायाम क्यों करते हैं, या पवन मुक्त सीरीज की एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं, अगर हम इसको समझ जाएं तो आसन समझना बड़ा आसान है। तो इसको समझने से पहले हम चलते हैं थोड़ा हमारा बॉडी काम क्या करती है उस पर। तो हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिपेंड करता है कुछ फंक्शंस पे। लाइक पहला फंक्शन है कि हमने क्या खाया और हमारी बॉडी ने उसको कैसे प्रोसेस किया, राइट। तो अगर आप अपने खाने में समोसे, कचौरी, पकौड़े, या फिर आप कुछ दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, या आप सब्जियां खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सो वो सारा खाना टेस्ट के बाद आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl नाम का एक सिक्रीशन है जो उस खाने को स्टरलाइज करता है। अगर उसके भीतर कोई ऐसी चीज है जो आपके मतलब की नहीं है, जो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, सो उसको क्या करेगा, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगी। अब उसके बाद मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये काफी डिटेल प्रोसेस है। और उसके बाद ये जर्नी आगे इंटेस्टाइन की ओर जाती है। इंटेस्टाइन की ओर इस जर्नी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के। सो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको आप समटाइम आपकी बॉडी ऑटोसिंथेसाइज भी करती है। सो ये ऑटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है इसमें अभी हम नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, इनको हमको ऊपर से खाने की बार बार जरूरत नहीं होती। हमारी बॉडी अगर सही से काम कर रही है कि खुद उसको बना लेती है। तो अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाए, ये जी। सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहले कहाँ जाते हैं, लिवर पे। फिर लिवर इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है सो दैट हर एक बॉडी का एनर्जी बना सके। सो लिवर का जो तोड़ने का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी प्रोसेस है, अगर वो ढंग से नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए आपके लिवर की हेल्थ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मानिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, या प्रोटीन खाया था, या फैट खाया था, सब कुछ जाता है लिवर में। लिवर उसको सिंपल फॉर्म में बना के फिर ब्लड वेसल्स को देता है। ब्लड वेसल्स क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ आपका जो आरबीसी सेल्स है वो ऑक्सीजन का काम करती है आपके लंग्स से। और जो आपका हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन सब कुछ जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करते हुए हर एक सेल की ओर जाती है। तो जब ये सेल के भीतर जाती है तो ये आर्टेरियल ब्लड जो है वो सेल के भीतर यूटिलाइज होता है, जिसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन, ऑक्सीजन और आपका न्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो, या जो ग्लूकोज है वो बर्न होता है। और रिजल्ट में क्या मिलता है, आपको ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिसको आप किलो कैलोरी में काउंट करते हो कि आपकी डेली नीड्स इतने किलो कैलोरी की है। अब इस पूरे प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल्स, क्रिएटिन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फेट, ऐसे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के भीतर। तब जब एनर्जी का कन्वर्जन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कन्वर्जन एनर्जी में होगा। सो इन बाई प्रोडक्ट्स को वापस बॉडी से बाहर करने का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है एक्सरसाइज से। तो जब आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी करते हो, लाइक आप डांस कर रहे हो,
एरोबिक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, या आप फ्री स्टाइल स्ट्रेचेस कर रहे हो, डायनामिक स्ट्रेचेस कर रहे हो, रियथमिक मूवमेंट्स कर रहे हो, तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो रिपीटेटिव और एक रियथमिक मोशन में होती है, ये क्या करती है कि सेल्यूलर ब्लड को वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज करती रहती है। तो जो सेल के भीतर गंदगी है वो वेसल्स में आ जाती है। तो वेसल्स में जब गंदगी आ जाएगी तो वेसल्स में जब ब्लड सप्लाई, जो माइनर ब्लड सर्कुलेशन है आपकी बॉडी का, जब वो इंक्रीज होगा, ये सारी गंदगी कहाँ पहुंचने लगेगी? आपकी बॉडी के एक्सक्रीशन वाले फंक्शन में, मतलब किडनी में पहुंचने लगेगी, या फिर ये आपके इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व होती जाएगी। इंटेस्टाइन में कैसे इन्वॉल्व होती है? उसमें भी लिवर ही पार्टिसिपेट करता है कि जो गंदगियां लिवर अपने भीतर इकट्ठा कर रहता है वो इंटेस्टाइन को दे देता है। जैसे आप रिजल्ट में बाइल्स देख सकते हैं। सो जो बाइल्स आते हैं वो एक तरह का डाइजेस्टिव जूसेस तो है ही है, साथ साथ उसमें बॉडी का वेस्ट भी है, जिसकी वजह से आपका स्टूल येलो कलर का होता है। सो इसको बहुत डिटेल ना करके बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बॉडी जो है जब भी आपकी डिटॉक्स करेगी, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तो हर किसी को है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज की जरूरत हर किसी को है। कोई भी इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी हेल्थ कंडीशन का हो, उसको एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब एक्सरसाइज जो है वो इस तरीके से हो सकती है कि लाइक कुछ एक्सरसाइजेस सिस्टमिक सर्कुलेशन को बूस्ट करें, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हो जो आपके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करें। लाइक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में कौन सा टॉक्सिन कहाँ पे एक्युमुलेट होता है। जैसे बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, या बात करें हम आपके कोलेस्ट्रॉल की, तो ये मोस्टली कहाँ डिपॉजिट होता है? आपकी ब्लड वेसल पे, सो दैट आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिस्टल्स की, क्रिएटिनिन की, सो क्रिस्टल्स, क्रिएटिन, फास्फेट्स, ऐसी चीजें जो है अक्सर आपके किडनी से बाहर जाते वक्त यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन लाती है, जिसकी वजह से स्टोन होता है। बहुत सारी चीजें आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है, जिससे स्टोन होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपके जॉइंट्स पे डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो पवन मुक्त सीरीज आप करते हो या जो सूक्ष्म व्यायाम करते हो, उनका मकसद ये होता है कि माइनर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, सो दैट सेल्स का ब्लड वेसल्स में आ जाए और वेसल्स बेहतर तरीके से उसको डिटॉक्स कर सके, बेहतर तरीके से बॉडी से बाहर ले जाए। तो ये एक्सरसाइज की साइंस रही, या एक्सरसाइज का मतलब रहा। तो एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए, राइट? अब किसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये डिपेंड करता है उसके किस तरह के टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में बढ़े हैं। किस तरह के टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में बढ़े हैं ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो अगर आप हमारे पेट कोर्स में आके इसको समझोगे तो बेहतर समझ में आएगा। जो लोग पेट कोर्स में नहीं आना चाहते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक वेस्ट सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड निकलता कैसे है। अब जैसे यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है फ्रुक्टोज से, है ना? जो आप फल वगैरह खाते हो ना, आप बोलते हो फल बहुत अच्छी चीज है, फल बहुत अच्छी, बहुत वाहियात चीज है अगर आप अति करते हो फल। हाँ, अगर छोटी मात्रा में लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में लेने लगो, जैसे आजकल कॉन्सेप्ट है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं तो एक मील पूरा फ्रूट ही खाता हूँ। भैया एक आध दिन के लिए ठीक है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा, लेकिन बाद में ये आपकी बॉडी को टॉर्चर करेगा। तो क्या होगा? आपको जॉइंट हेल्थ में ट्रबल आएगी, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाएंगे। यूरिक एसिड बहुत अच्छी चीज है वजन घटाने के लिए, लेकिन जब तक रेंज में हो, जब विद इन द रेंज नहीं है ये, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ये आपके मोशन को, आपके मूवमेंट्स को डिस्टर्ब करने लगी। तो ऐसे बहुत सारा मेटाबॉलिक साइंस है जो ये बताता है कि किस तरह की एक्सरसाइज किसके लिए अच्छी होगी। तो किसको हाथों की एक्सरसाइज करनी है, किसको कंधे की करनी है, किसको चेस्ट ओपनिंग करनी है, किसको नेक की एक्सरसाइज करनी है, किसको वेस्ट रोटेशन करनी है, या किसको सारी करनी है, वो समझ में आती है आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स का मैन्युफैक्चरिंग है उसके प्रोसेस। तो आपका शरीर जितने ज्यादा गंदगी बनाएगा उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइजेस डिजाइन की जाती है। इसको अगर जो लोग थोड़ा योग की भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी में 5 तरह की वायु होती है। आप सबने पढ़ा होगा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान जैसी एयर्स होती है।
आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं यार गैस अटक गई है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बेसिकली ये वही फंक्शन है हमारी बॉडी का, जो आप सुनते हो ना, गैस नाक में अटक गई है, गैस चेस्ट पे चढ़ गई है, सर पे चढ़ गई है। सो ये टॉक्सिन्स का कलेक्शन है। तो अगर आप एक्सरसाइज का सही साइंस सीख जाते हो, आप अगर सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम का सही साइंस सीख जाते हो, तो बहुत आसानी से किसी के शरीर को डिटॉक्स करना सीख जाओ। और अगर डिटॉक्स करना सीख गए तो क्या कर लोगे, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक यूरिक एसिड का बढ़ना क्या लेके आता है, अर्थराइटिस लेके आता है। कौन सा अर्थराइटिस लेके आता है, रियोमेटिज्म वाला, है ना। तो रियोमेटाइड अर्थराइटिस अगर है, तो आपको समझना होगा क्या है। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है कोलेस्ट्रॉल की, है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अगर आपने राइट तरीके से एक्सरसाइज करना सीख लिया, सब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसी तरीके से बाइल्स होते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है ना, आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, सो ये बाइल्स होते हैं। तो आपकी बॉडी बहुत सारे मेटाबॉलिक कंडीशंस को ओवरकम कर सकती है सिर्फ राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज कर। जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी मैं बताता हूँ, मेटाबॉलिक बीमारी है डायबिटीज। हमारे योगा टीचर फ्रेंड्स में बड़ी भ्रम रहता है कि मंडूक आसन कर लो तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, या कोई कहता नहीं नहीं अर्ध मत्स्येंद्र आसन ज्यादा अच्छा। कुछ भाई कहते हैं कि नहीं नहीं, आप अगर परिवर्तता जानुसर आसन करते हो तो ये बहुत अच्छा आसन। बट मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप किसी भी डायबिटीज एक्सपर्ट के पास जाते होगे, हर डायबिटीज एक्सपर्ट आपको बोलता है वॉक करो वॉक करो वॉक करो। क्यों बोलता है वॉक करने को, क्योंकि वॉक आपकी कार्डियक साइकिल इंप्रूव करता है, सो दैट आपकी बॉडी बेटर डिटॉक्स कर पाती है। अगर आप राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज सीख जाओ, सो डायबिटीज रिवर्स करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका एक्सरसाइज का साइंस, जिसका मेजर इम्पैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे। अब लेके चलता हूँ मैं आसन की ओर, क्योंकि हमारा टॉपिक मेजरली आसन बेस्ड था। कितने सारे आसन क्यों करना है, किसको कौन सा आसन करना है, किसको कौन सा आसन नहीं करना। सो आसन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आसन हमारे शरीर में करते क्या, राइट। जब आप पतंजलि जी को पढ़ते हो तो समझ में आता है कि आसन आपको स्थिरता, सरलता, सहजता और सुख का अनुभव कराते हैं, तो आसन कहलाते हैं। अगर ये स्थिरता, सरलता, सहजता और सुख का अनुभव ना हो, तो वो आसन की स्थिति नहीं, वो एक्सरसाइज बन जाती है, राइट। तो हमें आसन कैसे करने चाहिए, ऐसे आसन करने चाहिए जो हमें सरलता, सहजता, स्थिरता और सुख का अनुभव कराए। तो जितने आसन आप आसान वाले करोगे, उतने बेहतर रिजल्ट्स पाओगे। जितने आप डिफिकल्ट आसन करोगे, उतने कम अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। तो जो अच्छा योगा टीचर होता है वो क्या करता है, सरल से आसन कराता है, जिससे आपकी बॉडी बेटर रिजल्ट्स पाती है। अब ये सरल से आसन से मेरा क्या अभिप्राय है वो समझिए। सरल से आसन से मेरा अभिप्राय है कि मतलब मेरी बॉडी को किसी एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, किसी एक फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी एक ऑर्गन को इम्प्रूव करने के लिए, एक एरिया को इम्प्रूव करने के लिए 1 से 2 आसन अपने आप में कंप्लीट है। तो मैं उन्हीं 2 आसनों की आवृत्ति और उन्हीं 2 आसनों में परफेक्शन अगर अच्छी ले आऊं, तो वो मेरी प्रॉब्लम जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएगी। मानते हैं इस बात को कि नहीं। अब इसके पीछे थोड़ा साइंस समझते हैं, तो फिर आपको हो सकता है ज्यादा बेहतर समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कोई भी एक बीमारी, क्योंकि अगर आप मैं अपनी बीमारी बोलूंगा तो आपको लगेगा सर यही तैयारी करके आए थे। तो आप कोई भी एक बीमारी बोलो, उस बीमारी का हम आसन का इम्पैक्ट समझते हैं। आप में से कोई भी एक बीमारी बोल सकते फैटी लिवर। हैं। बोलिए बोलिए, मत तो सब, फैटी लिवर। कोई भी एक बीमारी बोलिए। कोलेस्ट्रॉल। माफ कीजिए, आवाज नहीं आई, पर तेज बोलिए। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का कभी बताया ना मैंने कि एक्सरसाइज करना अगर सही सीख जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल एक कंडीशन है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। कोलेस्ट्रॉल एक कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल एक सिस्टम है। थायराइड, थायराइड। थायराइड, चलिए थायराइड की बात करते हैं। हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म, वैसे ये भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लेकिन फिर भी इसको हम समझते हैं, ठीक।
तो पहले हम थायराइड बीमारी के लिए थायराइड की पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं कि थायराइड बीमारी होती क्यों है किसी को। तो जो थायराइड का पैथोफिजियोलॉजी है वो हमें ये बताता है। रुकिए, मैं आपके पास एक थायराइड का पैथोफिजियोलॉजी भी ले आता हूँ, सो दैट आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म आता क्यों है, उसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सो इतना डिटेल्ड साइंस मुझे लगता है कि फ्री सेशन में बोलना थोड़ी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इतनी डिटेल्ड साइंस के आदी नहीं होंगे। तो बेसिक बेसिक की बात मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो लोग डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए स्लाइड है। सो होता क्या है कि आपके जो हाइपोथैलेमस है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ये आता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को बोलता है, पिट्यूटरी भैया आप TSH रिलीज कर दो। तो पिट्यूटरी इसके रिजल्ट पे TSH बनाने लगती है। जब पिट्यूटरी TSH बनाने लगती है तो TSH के रिजल्ट से थायरॉक्सिन बनने लगता है, राइट। अब भगवान को पता था कि इंसान बहुत बड़ी बेवकूफियां करने वाला है भविष्य में, तो उन्होंने ये TSH का प्रोडक्शन दो जगह से कर दिया कि भाई कुछ मात्रा में TSH जो है आपका थायराइड ग्लैंड से भी आप लेते रहो, और कुछ आपको पिट्यूटरी भी देती रहेगी। तो अगर एक फंक्शन आपका थोड़ा कमजोर होगा तो दूसरा आपको थोड़ा सपोर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम इंसानों में भगवान की एक नहीं दो के दोनों प्रॉब्लम्स हमने ले ली। पहली प्रॉब्लम क्या ली हमने कि भगवान जी ने हमें पैर दिए थे चलने के लिए, हमने पैर से चलना छोड़ दिया या कम कर दिया। दूसरा, भगवान ने दिमाग दिया था लॉजिकल काम करने को, अच्छा काम करने को, हमने उसको सारे इलॉजिकल या गंदे कामों में लगा दिया। तो जब हमने अपने ब्रेन का मिसयूज किया, जब हमने अपने ब्रेन की स्पीड बढ़ा दी, ब्रेन का टॉर्चर बढ़ा दिया, तो मेरा ब्रेन क्या है, दो एक हाइपोथेटिक एग्जांपल से समझिए कि मेरी बॉडी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम कर रही है और मेरा ब्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम कर रहा है। तो क्या होगा, मेरे ब्रेन की थकान जल्दी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरे हाइपोथैलेमस से सही इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, ये हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपरथायराइडिज्म भी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महानुभावों ने पैदल चलना भी कम कर दिया या अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी बूस्ट करना कम कर दिया, सो दैट उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली डिक्रीज हो गया। तो वहां से उनका TSH कम हो गया, ऊपर से भी TSH कम हो गया। तो ऐसे लोगों में एक बीमारी जन्म ले ली, जिस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायरॉक्सिन की जरूरत आपकी बॉडी को चाहिए होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, वो थायरॉक्सिन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हुए भी आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप एनर्जेटिक एक्टिव नहीं हो पाओगे। तो जो डेली मेंटेनेंस कैलोरी है वो आपको नहीं मिल पाए। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरे पास डेली मेंटेनेंस कैलोरी नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, उधार लूंगा। तो उधार लूंगा किससे लूंगा, मेरी बॉडी में एक उधार का मैकेनिज्म भी है जिसको कार्टिसोल बोलते हैं। तो ये कार्टिसोल क्या करेगा, कुछ टाइम तक तो मेरी कैलोरीज को मेंटेन करता रहेगा, चीजें बेहतर चलती रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे ये भी फेडअप हो जाएगा, तो फिर मुझे क्या होगा, आलस आने लगेगा, थकान होने लगेगी, एनर्जी कम हो जाएगी, और मेरी बॉडी ग्रेजुअली डिटोरिएट होने लगेगी। मेरे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी या कमी आने लगेगी। तो इस कमजोरी या कमी को बेहतर करने के लिए पहले तो जो एक्सरसाइज का साइंस हमने डिस्कस किया वो पहले काम करेंगे। फिर दूसरी चीज हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो पहला जो सिस्टम हमने देखा कि स्कल हमारा इसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। तो जब स्कल हमारा मेजरली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए,
तो हमें क्या करना होगा, पहले तो अपने स्कल की और ब्लड सप्लाई अच्छी रखनी होगी। तो स्कल की और ब्लड सप्लाई अच्छी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे स्कल की और जो मेजर आर्टरीज जा रही हैं उन मेजर आर्टरीज की और ब्लड सप्लाई बढ़ानी होगी। तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम, ये देखिए एक ऑर्टा से डायरेक्ट ब्रांच निकल के आई हुई है और बाकी दो जो है वो हमारी एक्सिलरी, ये जो ब्लू देख रहे हैं और ये जो रेड देख रहे हैं ये दोनों ही आर्टरी मान के चलिए। ब्लू साइड वाली आपको वेन समझाने के लिए दी गई है, क्योंकि जहां पे भी आपके पास आर्टरी है वहां पे वेन भी है। मतलब आर्टरी और वेन एक जगह पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होती है, सो दैट वो हर एक सेल को रीच कर सके। एक सेल में एक आर्टरी जाती है, दूसरी तरफ से वेन बनकर निकलती है। यही हमारे ब्लड सर्कुलेशन का बेसिक साइंस। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्टा से एक डायरेक्ट ब्रांच निकल के आई है जिसको हम बोल देंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर आप देखोगे सबक्लेवियन आर्टरी है और फिर नीचे आपकी एक्सिलरी आर्टरी है। और दूसरी तरफ आप देखोगे जुगुलर वेन जो दिख रही है आपको, ये जुगुलर आर्टरी मान लो इसको। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे और हमारी जो जुगुलर आर्टरी है उन पे अगर ब्लड सप्लाई अच्छी चली जाए तो क्या होगा, मेरे दिमाग को खाना ज्यादा मिलेगा। ब्लड सप्लाई ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसको पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो ज्यादा एनर्जी बना पाए। राइट, जिस सेल को जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी वो सेल अपने न्यूट्रिशन, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने रिपेयर वर्क के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी बना पाएगा। तो हमने कुछ ऐसे आसन किए जिनसे हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा गया। तो क्या होगा, मेरा ब्रेन यूजली स्ट्रांग होगा, फोकस्ड होगा और बेहतर फंक्शन करेगा। रिजल्ट में क्या होगा कि जो मेरा बढ़ा हुआ क्रेनियल प्रेशर है, जो मेरा स्ट्रेस का कारण था, वो कम होगा। तो जब क्रेनियल प्रेशर कम होगा तो मेरा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बेहतर काम करने लगेगा और जो रिक्वायर्ड टीएसएच है वो बनाने लगेगा। तो जब मेरा हाइपोथैलेमस टीएसएच बनाएगा तो मेरी पिट्यूटरी रिजल्ट में क्या बनाएगी, टीएसएच। टीआरएच बनेगा तो टीएसएच बनना लगेगा और ये टीएसएच क्या करेगा, थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा। तो जो आपकी दवाई की डोज है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये फंक्शन इंप्रूव होता जाएगा वैसे वैसे आपकी दवाई की डोज कम होती जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं है, दूसरी चीज क्या होगी कि मेरी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक आइडियल फेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कम है कल ज्यादा है, आज मैं उठ के चला गया पहाड़ चलाया और कल सोता रहूंगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को एक सेट पैटर्न में सेट करना होगा। तो हमें क्या होगा, अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी सारी लाइफस्टाइल को पहले रेगुलराइज करना होगा। लाइक अगर मैं 10 सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ तो रोज 10 ही करूंगा। ऐसा नहीं कि आज 10 कर रहा हूँ कल 50 करूंगा, परसों कुछ नहीं करूंगा नरसों फिर 40 करने लगूंगा। तो अगर मेरी एक्टिविटीज में वेरिएशन आएगा तो मेरी डेली की मेंटेनेंस कैलोरी पे भी वेरिएशन आएगा। तो जो मेरे थायरॉक्सिन की नीड है वो मेरी बॉडी एस्टिमेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन है ये रोज रोज नहीं होता। थायराइड ग्लैंड में एक बार ये प्रोडक्शन मेजरली हो जाए तो बॉडी उसको एक टर्म तक यूज करती है, तब तक बॉडी फिर से इस फंक्शन को दोबारा रिपेयर करती है। इसीलिए आप देखो जब थायराइड का रिपोर्ट भी ठीक होता है तो डॉक्टर दवाई बंद नहीं करता। तो अगर आप कुछ ऐसे आसन सीख लो जो आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर आर्टरी को ब्लड सप्लाई अच्छी ले जाए, तो क्या होगा, आपका हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म में उद्धार होने लगेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं है, इसके लिए आपको डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करनी होगी। और जब आप डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर आप कहाँ समझोगे, कहाँ पहुंचोगे, तब आप पहुंचोगे बॉडी का डेली मेंटेनेंस फिक्स कर पाए। क्योंकि डेली मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। तो जब आप एक्सरसाइज का साइंस अच्छा कर लोगे उसके बाद आपको इन आर्टरीज पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने का फायदा होगा।
तो जब आप इन आर्टरीज पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने लगोगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, हर रोज आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, क्रेनियल प्रेशर कम होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बेटर फंक्शन करने लगेगा। तो ग्रेजुअली हर रोज आप इम्प्रूव होने लगेंगे। तो मानो आपने इस तरह के आसनों को 3 महीने, 4 महीने लगातार किया, तो आपकी दवाई छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि दवाई छोड़ना एक सिस्टमेटिक तरीका है, पहले कैलोरी मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आइडियल फंक्शन पे आना पड़ेगा, फिर डोज मिनिमाइज करने के बाद 1 मंथ तक उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ फिर हम जाके मेडिसिन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ अगर हमारी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहा तो उसके नेक्स्ट मंथ दवाई खत्म हो जाएगी। अगर नेक्स्ट मंथ स्टेबलाइजेशन नहीं अच्छा रहा, हम थोड़े स्ट्रेस में चले गए, तो हो सकता है फिर से दवाई लेनी पड़ी और ये प्रोसेस पूरा जीरो से फिर से स्टार्ट करना। पर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो विद इन 3-4 मंथ दवाइयाँ टाटा बाय बाय हो जाए। राइट? तो कितना सिंपल था ना। सिर्फ हमें क्या समझना पड़ा? हमें समझना पड़ा कि ये आर्टरी कहाँ से दिमाग की ओर जा रही है, इस आर्टरी पे कैसे ब्लड सप्लाई में थोड़े समय के लिए बेहतर कर सके। क्योंकि थोड़े समय के लिए भी बेहतर की गई ब्लड सप्लाई उसके न्यूट्रिशनल नीड्स को वेरी कर देगी। भाई, आपके पास 4 बच्चे हैं, चारों को आप 3-3 रोटियां दे रहे थे, एक बच्चे को आधी रोटी ज्यादा देना चालू कर दो, आप देखो उसका थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। राइट? तो माँ यही करती है, जो बच्चा कमजोर होता है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है, उसको ज्यादा थोड़ा न्यूट्रिशन वाला खाना, ज्यादा घी देना, ज्यादा थोड़ा रुपया खिलाना, या ज्यादा थोड़ा उसको लाड करना करती है। सो ठीक माँ वाला साइंस अगर हम अपने बॉडी ऑर्गन्स के साथ करने लगेंगे तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी इम्प्रूव होने लगेंगे। ठीक है? तो यही है आसन का साइंटिफिक वैल्यू, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा। इसीलिए उन्होंने बहुत तरह के आसन बनाए, जिन आसनों से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो क्या हुआ कि लाइक अभी मैं स्कल पे ब्लड सप्लाई की बात कर रहा था, अगर मैं लंग्स पे ब्लड सप्लाई बढ़ाऊंगा तो लंग्स का फंक्शन अच्छा होगा, मैं हार्ट पे बढ़ाऊंगा तो हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा, मैं अगर लिवर पे बढ़ाऊंगा तो लिवर का फंक्शन अच्छा होगा, मैं किडनी पे बढ़ाऊंगा किडनी का फंक्शन अच्छा होगा, यूट्रस पे बढ़ा दूं यूट्रस का फंक्शन अच्छा हो, ओवरी पे बढ़ा दो ओवरी का फंक्शन अच्छा हो। मसल्स की क्वालिटी अच्छी करनी है तो सेल्स का जो एक्सक्रीशन है वो इम्प्रूव कर दो, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। सो सिंपली मैं बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक फंक्शन को अच्छे न्यूट्रिशन के साथ इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि उस न्यूट्रिशन को देने के बाद भी बॉडी की इम्यूनिटी उस स्टैंडर्ड पे नहीं होती। जैसे मानिए एक केस में डिस्कस करता हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट है, जहाँ पे नेचुरली हमें इम्यून सप्रेशन पे रहना पड़ता है। मतलब हमें जानबूझ के अपनी इम्यूनिटी को कम करना पड़ता है, जिससे वो ऑर्गन्स रिजेक्ट ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? रोज पूरे शरीर को अच्छा खाना देना पड़ेगा, रोज हमारे पूरे शरीर की गंदगी को बाहर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हमें रोज अपना घर की सफाई करनी पड़ेगी, घर में रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा, रोज पोछा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ी हेल्दी बॉडी है, कोई बीमारी है, आप तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 10 कमरों का घर है, एक दिन हमने 2 कमरों पे झाड़ू लगा दिया, एक दिन 2 कमरों पे झाड़ू लगा दिया। या फिर हमने क्या किया, जिस कमरे में गंदगी ज्यादा थी उस कमरे की गंदगी को हमने थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर साफ कर दिया, तो हमारा घर साफ हो गया। तो एक्सरसाइज और आसन दोनों का साइंस जब समझ के उसको सही तरीके से आप क्लब करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा डिजीज कंडीशन से बाहर आना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत छोटी सी, क्योंकि फ्री क्लास में हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत साइंटिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती हैं। तो बहुत साइंटिफिक होने से फिर क्या होता है ना, लोगों का इंटरेस्ट टूट जाता है। पर हम अपने पेड क्लासेस में इसको बहुत सीक्वेंस वाइज प्लान करते हैं, जिससे आपको हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन,
हर एक बॉडी का फंक्शन अच्छे से पता हो, तो आप बेहतर समझ पाते हो कि अच्छा हाँ ये हो रहा है तो ये करना है। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ ब्लड सप्लाई बताया, अब इसी को थोड़ा सा रिलेट करिए। योगा टीचर्स हर रोज कहते हैं कि अपनी पीठ सीधी करके बैठे, है ना। तो जब पीठ सीधी होगी तो क्या होगा, ऑर्टा से डायरेक्ट जो ब्लड सप्लाई स्कल की ओर है वो बेहतर हो जाएगी। तो मेरे दिमाग को क्या होगा, ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन मिलने लगेगा, तो मेरा दिमाग बहुत हद तक फोकस्ड हो पाएगा, बहुत हद तक शांत रह पाएगा। है, जब कोई इंसान भरा पूरा होता है तो क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, कंफर्टेबल होता है। और किसी इंसान के पास अगर सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है स्कल को, तो क्या होगा, रेस्टलेस मिलेगा, उसमें एंजाइटी मिलेगी। तो आप थोड़ी देर शांत बैठिए, स्कल की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कीजिए, आप देखिए चेंजेस आ जाए। आप रोज करते हो, बस उसके पीछे का साइंस शायद कुछ लोगों को आज पता हो, कुछ को हो सकता है पहले से भी पता हो। तो ये बहुत सिंपल था टू अंडरस्टैंड कि कमी कहाँ थी और उस कमी को कैसे एड्रेस करके सर सिंपली। थोड़ा सा फैटी लिवर पर बता सकते हो क्या? माफ कीजिए, किसने बोला? सर मैं शुभम स्वामी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फैटी लिवर पर बता सकते हैं? फैट कैसे जमा होता है? दो टाइप के फैट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू साइंस। सर अगर बेहतर होगा आप अपना स्क्रीन एक बार ऑन कर लें, बड़ी कंफ्यूजन हो रही तो हम आवाज साफ नहीं आ रहा। हाँ ये जी, सर मैं, बोलिए। ये जो फैटी लिवर होता है, पेट पे चर्बी जम जाती है, दो टाइप्स के फैट होते हैं ना, विसरल फैट और हाँ, वो कैसे जमा होता है और उसको आसन से कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके बारे में हल्का सा बता बहुत सकते हैं? जबरदस्त सवाल पूछा है। ये आजकल एक बड़ा कॉमन टर्म मार्केट में फेमस हो रहा है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, है ना। जहाँ पे बिना शराब पीने वाले के लिवर पे भी 10%, 15%, 30% तक का फैट मिल रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि लिवर क्या काम करता है और लिवर पे फैट आने से क्या कमी होती है। ठीक, तो लिवर एक 150 ग्राम का ऑर्गन है। सॉरी, 150 नहीं, 1500 ग्राम का, गलत निकल गया। 1500 ग्राम का ऑर्गन है, मतलब 1.5 किलो का। तो लिवर एक बड़ा ग्लैंड है जिसकी 5 लोब्स हैं जो अलग अलग तरह के सिक्रीशंस करती हैं, साथ साथ ये बॉडी में बहुत तरह के फंक्शंस करती है, जिनमें एक बड़ा फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाना सिंपल फॉर्म में, और जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के उनको बॉडी से एलिमिनेट करना। राइट, ये लिवर का सबसे बड़ा फंक्शन। तो जब हम लिवर को फ्यूल देते हैं ना, खाना देते हैं, तो वो प्रोसेस होके हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लिवर तक पहुंचे। अब लिवर ने क्या किया, उसको सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया और ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आज तो संडे है, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, मैं बैठ कर नेटफ्लिक्स कर रहा था, तो मेरी बॉडी की मूवमेंट नहीं हुई, मतलब कैलोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मेरे सब सेल्स ने क्या किया, एनर्जी बनाने का मैकेनिज्म स्लो कर दिया। तो लिवर ने, एक हाइपोथेटिक एग्जांपल है, 2500 किलो कैलोरी का न्यूट्रिशन प्रोसेस करके दिया और बॉडी ने 1500 किलो कैलोरी यूटिलाइज किया, 1000 किलो कैलोरी का जो ग्लूकोज था वो वापस ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच गया, लिवर पे। अब लिवर क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा, किसके लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन इससे मैं एनर्जी बना के बॉडी को बेहतर कर लूंगा। तो ये तो लिवर का अच्छा काम था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि हर रोज मेरा संडे हो गया, मैं ठूस तो रहा हूं अच्छा, लेकिन जाके चेयर पे ऐसे बैठ गया। तो मेरी बॉडी रोज 2500 की जगह क्या करने लगी, 1500 यूज करने लगी। तो कुछ दिनों बाद लिवर क्या करेगा, थक जाएगा। तो लिवर कहेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, ये बेवकूफ आदमी है, 2500 लेता ही नहीं, मैं फालतू 2500 ले रहा हूँ। तो लिवर आपकी नीड को घटा के 1500 पे ले आएगा। फिर अचानक से न्यू ईयर आएगा, आप बोलोगे अब तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता हूँ मैं, पतला होके रहूंगा, फिट होके रहूंगा। फिर आप थोड़े दिन भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वट एवर द एक्टिविटी चालू कर दोगे।
तो लिवर बोलेगा यार ये तो मेरा मालिक बदल रहा है, तो लिवर वो 1500 को फिर से बढ़ा के 2000 2500 कर देगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना भूख ज्यादा लगती है, तो फिर आप थोड़े दिन बाद जाके बैठ जाओगे। तो लीवर का पैटर्न बदलने में टाइम लग रहा है, आपका पैटर्न तो रात को बदल गया। तो अब उस बीच जो बढ़ी हुई कैलोरीज लिवर ले रहा था आपके लिए, उस सबको वो पहले इमरजेंसी फैट के रूप में रख रहा था। अब वो इमरजेंसी फैट का रेशियो बढ़ता गया, लिवर पे 5% तक का इमरजेंसी फैट स्टोर, हेल्दी फैट। अब ये 5 से 10% हुआ तो ये फैटी लिवर के ग्रेड में 1 में आ गया। अब ये 10 से 30 हो गया तो ग्रेड 2 हो गया। और जब ये 50% से ज्यादा हो गया तो ग्रेड 3 का फैटी लिवर हो गया। राइट। अब जो इंसान जितना ज्यादा मोटिवेट होगा एक्सरसाइज करने के लिए और खुश हो जाएगा, उसके लिवर पे ज्यादा फर्क आएगा। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ अंकल्स को जो खूब दबा के समोसा कचौरी समोसा जलेबियां सब कुछ खाते हैं, आपके घर आते हैं, खूब ठूस के खाते हैं, जबरदस्त गैस छोड़ते हैं और अपनी स्कूटर पर चले जाते हैं। उनका 1 ग्राम बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि वो एक ही तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। उनका लिवर मान गया है कि ये बेवकूफ है, ये 1500 किलो कैलोरी में ही मेंटेन होगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े समझदार टाइप के, जो हर संडे की रात को सोते हुए कहते हैं इस मंडे से मैं अपनी रूटीन को चेंज करूंगा, थोड़ा एनर्जेटिक होऊंगा, थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा नहाना। तो जितने समझदार और बार बार अपने रूटीन को चेंज करने वाले लोग हैं, इन सबके लिवर पे फैट जल्दी आ जाता है। इसीलिए आप देखोगे ये जो सो कॉल्ड अभी नई पढ़ी लिखी या समझदार सोसाइटी है, इनमें 3 में से 1 को फैटी लिवर मिलेगा। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो 2 में से 1 को मिल सकता है, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे महीने मोटिवेट होते हैं, कभी जिम में जाते हैं, कभी जुम्बा क्लास जाते हैं, कभी एरोबिक्स करते हैं, कभी योगा ज्वाइन करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। क्लियर हुआ फैटी लिवर का कॉन्सेप्ट? सर एक पूछ रहा था मैं कि पेट पे जो ज्यादा चर्बी होती है, अब मैं उसको डेली सूर्य नमस्कार करा रहा हूँ 20 30 40, और भुजंगासन करवा रहा हूँ, साइड फैट कम करने के लिए साइड एक्सरसाइज करा रहा हूँ। अब उसकी डाइट के अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट की चीजें कम कर दूं और सलाद खिलाता रहूं, उसको जूस बोलता रहूं, नहीं तो नहीं उसका नहीं, फैट सुनो में धीरे देखिए, धीरे ये कम हो ये रहा है। अक्सर गलती हम सब करते हैं। वजन घटाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सलाद खाएं या आप खाना छोड़ दें। जब हम ऐसी गलती करते हैं ना, तब हमारा पेट का फैट स्टबन हो जाता है, वो घटता ही नहीं। आप मसल मास कम करने लगोगे लेकिन पेट का फैट वहीं का वहीं रहेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैट हमारी बॉडी डिपॉजिट करती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। राइट। इमरजेंसी सिचुएशन क्या है? जब आप एक्सरसाइज करना बढ़ा दोगे तो बॉडी को क्या लगेगा कि ये कुछ इसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। टॉर्चर है, तो बॉडी मैक्सिमम ग्लूकोज बनाने लगेगी टू बीट दिस। तो जितनी हाई इंटेंस एक्टिविटी करोगे उतना आपकी बॉडी मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मोड पे जाएगी, मैक्सिमम ग्लूकोज मोड पे जाएगी, फैट कन्वर्जन स्लो हो जाएगा। तो जो आपका स्टोर फैट है वो किस लिए रुक जाएगा? कि भाई कभी ऐसा होगा कि खाना नहीं मिलेगा, इमरजेंसी सिचुएशन पे। लेकिन जब आप रिलैक्स मोड पे आगे बढ़ोगे तो बॉडी को क्या होगा कि थोड़ा 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 ओवरलोड कम करती जाएगी, बिकॉज उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि कल भी अच्छा होगा। तो जब आप कॉन्टिन्यूअस प्रयास करते रहोगे और एक मीडियम पेस पे, तो आपका पेट का फैट घटेगा। अब इसके पीछे करना क्या है आपको? सिर्फ 150 से 200 कैलोरीज का डेफिशिएट करना है बस। 150 से 200 कैलोरीज का डेफिशिएट करना है और कुछ नहीं। आप पहले पता लगाओ आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, और उसमें से 150 से 200 कैलोरी रोज कम खाना चालू करो। लेकिन अगर आप 500 कम खाना चालू कर दोगे ना, तो फैट कम नहीं होगा। तो फैट कम करने का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। हर रोज अगर आप 150 कैलोरीज अप्रॉक्स कम करते रहे, तो 1 हफ्ते में आप ½ किलो वजन घटाओ। मतलब 15 दिन में आपका क्या होगा? 1 किलो वजन घटेगा। 1 किलो वजन के लिए कुछ 17 1700 कैलोरीज का डेफिशिएट होना होता है।
तो 150 कैलोरीज के हिसाब से 1700 कैलोरीज के लिए आपको 10-15 दिन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है। ये ये कुछ लोगों ने ऐसे भ्रामक बातें फैला दी, मतलब 1 महीने के लिए आप चीनी छोड़ दो, एक वो महीने के लिए मिल्क बकवास है, प्रोडक्ट वो छोड़ दो। फुली बकवास है। देखो, कोई भी पढ़ा हाँ। लिखा साइंटिफिक आदमी ऐसी बकवास बातें में ना तो आता है ना मानता है। आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी आप अगर एक्सट्रीम फास्टिंग कर लो, डाइटिंग कर लो, आप सलाद खाना चालू कर दो, लंबा कैलोरी डेफिशिएट कर लो, आपका मसल मास गिरेगा, आप कमजोर हो जाओगे, लेथार्जिक रहोगे, सुस्त हो जाओगे, इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपका सारा वो जो ग्लो है खत्म हो जाएगा, आपके बॉडी के नेचुरल हॉर्मोन्स बर्बाद हो जाएंगे। तो वेट घटाना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप ज्यादा स्वस्थ हो, और एक इंसान जिसका वजन कम है और वो एक्सरसाइज नहीं करता उससे। इस बात को पहले समझिए कि एक्सरसाइज करती क्या है। एक्सरसाइज सफाई करती है। आपका घर छोटा है या आपका घर बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता, आपका घर कितना साफ सुथरा है उतना हेल्दी है। राइट। तो आप अपनी बॉडी को अंदर से कितना क्लीन रखते हो वो जरूरी है। तो इसीलिए जो मैं पहले एक्सरसाइज का साइंस बता रहा था ना, वो आपके घर की सफाई है, वो हर किसी को करनी चाहिए। आसन का जो कॉन्सेप्ट आया किस लिए आया? क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में ज्यादा कचरा है, या वो हिस्सा थोड़ा सीलन आ गई है, थोड़ा टाइल्स वाइल्स टूट गया, जहाँ रिपेयर वर्क की ज्यादा जरूरत है, उसके लिए आसन है। फिर अगेन प्राणायाम जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सारा एनर्जी मैकेनिज्म है ये ऑक्सीजन बेस्ड है। बिना ऑक्सीजन के हम कैलोरीज बना नहीं पाएंगे। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा उतना मेरी बॉडी बेहतर फंक्शन करेगी। तो अगर मैं बिना एक्सरसाइज के प्राणायाम करने बैठ जाऊं तो मैं बेवकूफ हूँ। मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ हवा ला रहा हूँ ले जा रहा हूँ, ला रहा हूँ ले जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम करने बैठ रहा हूँ तो वो हवा उपयोग में आएगी। मैं जितनी एयर अपनी लंग्स में भरता हूँ उसका 4% मैक्सिमम एक बार में यूटिलाइज करता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करके फिर लंग्स में ज्यादा एयर भरूँ तो मैं 6 से 8% ज्यादा एयर यूटिलाइज करूँ। सो एयर का यूटिलाइजेशन मतलब ज्यादा एनर्जी। तो जो योग में बात करते हैं ना कि मेरी ऊर्जा बेहतर हो जाएगी, दैट ऊर्जा एक्चुअली कम्स खाने से। लेकिन खाने से जब तक आपका ऑक्सीजन और थायरॉक्सिन दोनों बेहतर नहीं होगा तब तक खाने का कोई फायदा नहीं। तो ऑक्सीजन और थायरॉक्सिन ये दो चीजें मिलके आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट। तो अगर आप ऑक्सीजन अच्छा ले जाओगे, थायरॉक्सिन अच्छा ले जाओगे, तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बेहतर होगा। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा ये वाला चक्र जागृत है, मेरा ये वाला चक्र जागृत, इसके पीछे भी साइंस है। बेसिकली ये जो चक्र है ये आपके सिस्टम्स के एनर्जीज को रेगुलेट करते हैं। अब जिसका जो सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता रहेगा उसका वो चक्र अच्छा काम करेगा। भाई जिस सिस्टम ने मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की वो सिस्टम अच्छा है, जिस सिस्टम ने एनर्जी कंज्यूम नहीं की वो बेकार सिस्टम है। सो मेजर गोल मेरी बॉडी का क्या है? मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन। क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन का मतलब है मैक्सिमम रिपेयर वर्क, मैक्सिमम गुड हेल्थ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को सही तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आप अपनी एनर्जीज का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो वजन घटाना, मोटा होना, पतला होना सब वाहियात बात है। ये जो हम अध्यात्म की बात करते हैं ना योग में, कहते हैं ना कि जब आप योग करते हो तो आपके भीतर एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, इंटेलिजेंस डेवलप होता है। और ये सब कुछ तब होगा जब आपके सिस्टम्स अपने आइडियल फंक्शंस को अचीव करें। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उस समय सबसे रिलैक्स फॉर्म में होगा जब आपकी बॉडी को डिस्टरबेंस नहीं होगी। जितने डिस्टरबेंस उतना नर्वस सिस्टम आपका क्या होगा? इम्बैलेंस्ड होगा, है ना। तो नर्वस बैलेंस अचीव करना एक गुड हेल्थ को अचीव करना है।
और अगर नर्वस बैलेंस किसी को मिल गया तो क्या उसको स्ट्रेस एंजाइटी होगी क्या? एक्चुअली स्ट्रेस एंजाइटी नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस है। और अगर किसी का नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस हुआ तो एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा? उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की अधिकता होगी। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, ये क्या है? हॉर्मोन्स है, राइट? एक आदमी जिसका टेस्टोस्टेरोन लोअर साइड पे जा रहा है, वो क्या होगा? ज्यादा गुस्सा करेगा, ज्यादा अकड़पन रखेगा, ज्यादा चौड़ा होता रहेगा। एक आदमी जिसका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होता जाएगा, वो ज्यादा हम्बल होता जाएगा, ज्यादा पीसफुल होता जाएगा, ज्यादा रिलैक्स होता जाएगा, राइट? तो जो जितना पावरफुल होता जाएगा, वो उतना रिलैक्स्ड होता जाएगा। और जो जितना कमजोर होता जाएगा, वो उतना अकड़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो क्या है? एक कंफर्टेबल ब्रेन है ना। इस एक बुद्धिमान दिमाग ही तो है आपका अचीवमेंट का प्रोसेस। भाई ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान करने का उद्देश्य है एक बुद्धिमान दिमाग लाना। और बुद्धिमान दिमाग बिना बुद्धिमान शरीर के संभव ही नहीं है। अगर किसी का शरीर बेवकूफ है ना। अब मैं मानता हूँ किसी इंसान की बॉडी में मानो कार्टिसोल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, या किसी इंसान की बॉडी में कुछ सेटअप एड्रेनलिन्स जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं, या कुछ और हार्मोन जो है वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहे, इंसुलिन ही सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहा, तो सारी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा। उसकी किडनी भी खराब हो जाएगी, उसका आंख भी खराब हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन भी खराब हो जाएगा। पर रिप्रोडक्शन, किडनी और आंख खराब हुई तो क्या हुआ? दिमाग नेचुरली खराब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है नर्वस बैलेंस या हार्मोनल बैलेंस अचीव करना। मतलब पहले बॉडी की फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बेहतर होगी तो ये दोनों चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्वास्थ्य संभव नहीं। और मानसिक स्वास्थ्य के बिना आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो योग था, वो कई तरीके के चीजों को मिला के एक बेहतर प्रैक्टिस डिजाइन की। एक्सरसाइज क्या किया? सफाई की। आसन क्या किए? रिपेयर वर्क को इम्प्रूव किए। प्राणायाम ने क्या किया? एनर्जी लेवल को एनहांस किया। और फिर जब आप ध्यान करोगे तो क्या होगा? इंडोक्राइन एक्सोक्राइन बैलेंस जनरेट होगा, या सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस जनरेट होगा। आप क्रेनियल नर्वस सिस्टम पे बेस्ड हो जाओगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका मैक्सिमल पीस में चला जाएगा। तो हो गया ना बुद्धिमान आप। यही है पूरी योग की जर्नी। इसीलिए हम इस योग का जो अभ्यास करते हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, मुद्रा बंध, प्राणायाम, फिर ध्यान करते हैं। अब इसमें मुद्रा बंध मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुद्रा बंध का साइंस थोड़ा और बेहतर साइंस। मुद्रा बंध बेसिकली क्या है? ट्रिगर जोन्स होते हैं आपके नर्वस स्टिमुलेशन के लिए, ट्रिगर जोन्स होते हैं आपके इंडोक्राइन स्टिमुलेशन के लिए। तो ये सारा साइंस जो है, अब इस पे कुछ लोग बन के आ गए कि मैं मुद्रा एक्सपर्ट हूँ। वो बकवास एक्सपर्ट हो भैया। एक बात बताओ, जब बच्चे को शब्द लिखना नहीं आता तो वो सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकता है क्या? नहीं ना। तो पहले उसको शब्द सीखने होंगे, शब्द से भी पहले अक्षर सीखना होगा। हम्म? अगर उसको ABCD आ रही है तभी वो पुट, कट, नॉट और ये जो छोटे छोटे शब्द सीखता है। फिर वो धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड सीखता है। फिर सिंपल सेंटेंस सीखता है। फिर कहीं जाके वो पैसिव वॉइस पे चेंज करता है। फिर कहीं जाके वो फिर एक पूरा पैराग्राफ लिखने लायक होता है। तो इसलिए जितने भी लोग ये कहते हैं कि मैं कुंडलनी जागृत कर दूंगा, वो उसकी साइंस से कोसों दूर है। जितने लोग भी कहते हैं मैं मुद्रा बंध से आपको भगवान से मिला दूंगा, वो इसके साइंस से अछूते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे संभव नहीं। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक
स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। शॉर्टकट नहीं है कि नहीं आज मैं तंत्रा सेशन में गया और आज मैं भगवान बन के निकल आया। ठीक। तो योग जो है वो बहुत साइंटिफिक है और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ साइंस है। मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वज मुझसे कहीं ज्यादा साइंस जानते थे, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, उन्होंने शरीर ही पढ़े थे, उनके पढ़ने का तरीका मुझसे कहीं ज्यादा साइंटिफिक था। तो इसलिए उन्होंने अगर कोई विज्ञान बताया है, उन्होंने कोई तरीका बताया है, तो उस तरीके को अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं पक्का मानता हूँ। और मैं आप सबको भी संडे संडे बुला के इसीलिए परेशान करता हूँ कि आप भी सही तरीका सीखो, नहीं तो क्या होगा, योग का भविष्य बहुत खतरे में चला। जिस तरीके से आज योग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ दिन बाद मुझे लगता है योग के वास्तविक मतलब से कोसों दूर होंगे हम। तो जो पतंजलि जी ने इतना बेहतर डॉक्यूमेंटेशन किया है, स्वात्मा राम जी ने इतना बेहतर डॉक्यूमेंटेशन किया है, या ऋषि धीरन्य ने इतना बेहतर डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को समझो। अब जैसे उन्होंने देखो कितनी ब्यूटीफुल बात कही है सत्कर्मों की। आप सोचो सत्कर्म, मुझे लगता है किसी भी इंसान का जीवन बदल सकते हैं, चाहे वो किसी भी हेल्थ कंडीशन में हो। हाँ, बस ये समझना है आपको, मेडिकल साइंस क्यों समझनी है, क्योंकि आपको ये समझना है किसको कैसे अप्रोच करें। अब किसी का बीपी जो है वो मानो 160 180 है, आपने बोला चल तेरे को संत प्रक्षालन कराता हूँ, बंदा ही निपट जाएगा वो। राइट। तो आपको समझना होगा कि किसको किस पैरामीटर के थ्रू जाना है। तो आप क्या करोगे, पहले उसका ब्लड प्रेशर लोअर डाउन करोगे, फिर उसको आप इम्प्रूव करोगे, दोबारा कभी बीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। लेकिन जब बढ़ा हुआ बीपी है उस टाइम पे आप अगर अप्रोच करोगे, गलत करोगे। इसी तरीके से मानो किसी की मस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने बोला नहीं नहीं ये वाला आसन मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा होता है, कर ले तू। अरे भाई वो मसल इंजरी करके बैठ जाएगा। तो जो मेडिकल साइंस की समझ आपको जरूरी है वो इसलिए जरूरी है सो दैट आप उसकी बॉडी की रियल कंडीशन को समझ पाओ। अगर मैं किसी की बॉडी की रियल कंडीशन को समझ पाऊंगा तो उसको आगे ले जाने का रास्ता बना पाऊंगा। नहीं तो अगर मैं सबके लिए एक ही नियम फॉलो करूंगा तो कुछ का हो सकता है भला हो जाए। कई बार क्या होता है ना कि तुक्का लगाते हुए तीर भी लग जाता है। हमने तो बस ट्राई किया था जी, भगवान की कृपा थी, सब अच्छा हो गया। ज्यादातर योगा टीचर मुझे मिलते हैं, कहते हैं मैंने ये ठीक कर दिया वो ठीक कर दिया। तो मैं कहता हूँ अच्छा ये बताइए क्या अप्रोच था, क्या इसके पीछे मतलब। कुछ नहीं जी, हमने तो योगा कराया और भगवान की कृपा थी, सब अच्छा है। राइट। तो उसमें क्या होता है, फिर भगवान की कृपा है, जब अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी बात को एक बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना चाहते हो, मेडिकल साइंस के जानकारों को बताना चाहते हो कि नहीं भाई मेरा योगा इस तरीके से काम करेगा, तो आपको उनकी भाषा बताना आना पड़े, उनकी तरीके से चीजों को समझना आना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट साइंस है, लेकिन आज के समय की जरूरत है। योग बहुत गहरा है और बहुत ही बेहतर है। मैं 1% समझ पाया हूँ और वही 1% आपको समझाने की कोशिश कर। तो जो भी इसको बेहतर समझना चाहते हैं, मेरा मेडिकल साइंस वाला मेडिकल योगा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई फीमेल्स लाइफ में इंटरेस्टेड हो, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनार्की टू मेनोपॉज वाली लाइफ में इंटरेस्टेड हो, तो हमारा वो पूरा वुमेन वेलनेस वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरा गायनकोलॉजिस्ट का सिलेबस हमने डिस्क्राइब किया है। और मेडिकल योगा वाले में हमने पूरा एमडी फिजिशियंस होते हैं ना, जो फैमिली फिजिशियन जो डायबिटीज भी देखते हैं, पीसीओडी भी देखते हैं, वो अलग कोर्स उसमें हमने। आपके सवाल ले लेते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। जी दत्ताराम जी। सर सर ये कोर्स का कितने मंथ का कोर्स है सर? माफ कीजिए श्रद्धा, आपकी आवाज नहीं आई। सर कितने मंथ्स का कोर्स है ये? अच्छा योगिता,
योगिता, ये वैसे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे है। इसमें आप 1 साल के भीतर पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हमने इसको 1 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट इसलिए दिया, आप अगर ढंग से अच्छे स्टूडेंट हो तो 3 से 4 महीने में पूरा कर दोगे। क्योंकि 65 वीडियोज है मेडिकल साइंस के, और 55 वीडियोज हैं वुमेन वेलनेस के। सर लेकिन लाइव क्लासेस नहीं है इसमें? सॉरी सर। एक्चुअली वो लाइव क्लासेस ही है, उसको बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है जिससे हम उसकी प्राइस को कम कर सकें। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या है ना, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारा, तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ जा रहा है। ओके। अदरवाइज इसको हमने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार एक पर्सनल कॉल करके समझ लीजिएगा। इसको ऐसे श्योर। ऐसे प्लान किया गया है कि हर एक सेशन जो है हमारा, वो 1 घंटे अप्रॉक्स का होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही लाइव क्लास को हमने रिकॉर्ड किया, सही तरीके से सेशंस वाइज उसको कंपाइल करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो हर एक प्लेलिस्ट एक दूसरे प्लेलिस्ट से कनेक्टेड है। आपके मन में जो भी सवाल आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा डेडिकेटेड पेड ग्रुप है क्वेश्चन आंसर्स का, जहाँ पे आपको सारी आपके डाउट्स, सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को हम एवरी वीक लाइव क्लास में रिपीट भी करते हैं, सो दैट आपका अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो वो फिर से लाइव में क्लियर हो जाए। और पूरे 1 साल तक तो कोर्स का असिस्टेंस सही है। हर हफ्ते एक लाइव सेशन में आपको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। और अगर आपका जैसे आज कोई सवाल आया, तुरंत आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में या तो टाइप कर दीजिए, वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आपको विद इन आवर, विद इन 2 आवर वो सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जिसका सोल्यूशन ना मिले आप। और हम कोशिश करते हैं कि 90% सोल्यूशन वही हो जाए। जैसे ना पेड़ किस लेगा। कृष्णा, कल ही आपने हमारा अभी कोर्स रिसेंटली परचेस किया है, तो आप अगर आप बताना चाहें अपना फीडबैक प्लीज। जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने 4 या 5 वीडियो कंप्लीट कर पाई हूँ। जी। अ, तो मुझे मतलब कोई भी डाउट नहीं है। मतलब जो भी मुझे मतलब समझना था, जो साइंस है, एक्चुअली हम लोग तो योगा सीखते हैं, जो इंडियन फिलोसॉफी वो जान पाते हैं, लेकिन साइंस तो वैसे ही नहीं जान पाते कि एक आसन के पीछे कहाँ पे कौन सा आसन करने से हम लोगों को कैसे हेल्प हो रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो आई एम सो मच इंटरेस्टेड। मैं वेलनेस भी करना चाहती हूँ इसके बाद। और मुझे सर एक क्वेश्चन भी था कि ये जो मतलब कोर्स हम लोग खत्म करके अगर एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, जी। तो उसके लिए कैसे, क्या फॉर्मेट है? हाँ, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। देखिए, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपने सारे वीडियोस देख लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप जी। हमें इन्फॉर्म करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हम वैसे भी बात करते हैं बीच में। तो जी। आप बता देंगे तो आपके लिए टाइम डेट फाइनल हो जाएगा। जिस दिन आपको 5 केस स्टडीज दी जाएंगी, जिनमें से मिनिमम 3 आपको सॉल्व करनी है। अगर 3 केस स्टडीज आपने बेहतर सॉल्व कर ली तो उसके बाद फिर आपका डिप्लोमा जो है वो आपके लिए इशू कर दिया जाएगा। अब खुशी की बात है कि हमारा कोर्स जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम में हो गया है। तो जो हाँ। अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए डिप्लोमा इन मेडिकल योगा, डिप्लोमा इन वुमेन वेलनेस है। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए पीजी डिप्लोमा इन वुमेन वेलनेस या पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल योगा। जी। तो ये ओके इसके सर। लिए जस्ट 700, जब आप एग्जाम दोगे तो 700 रुपीज की फीस होती है। उसमें मतलब जो सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं वो है, हमारे नहीं है। जी जी। उसमें क्या होगा कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपके घर पे एड्रेस पे जो डिप्लोमा है वो बाई कुरियर पहुंच जाएगा। ओके सर। थैंक यू फिजिकल सर। कॉपी पहुंचेगी। जी जी। आपको सिर्फ डिजिटल कॉपी से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस लेने के पीछे की कारण ये था क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ये कोर्स ज्वाइन किया। तो इनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, इनका इसको समझने का तरीका बहुत नया होगा। तो इन्होंने जो फीडबैक दिया या इनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो हर किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि हमने कोर्सेज रिकॉर्ड ही इस तरीके से किया है कि आपके मन में कम से कम डाउट्स आए। तो अगर कोई भी ये कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो इंक्वायर कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट सेशन फ्री में देखना चाहता है तो भी हम ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं, या फिर कोई पर्सनली अगर चाहता है तो हमसे मैसेज करके मांग सकते हैं। सॉरी, बहुत प्रमोशन हो गया। सवाल ले लेते हैं क्योंकि आप लोग बहुत
इंपॉर्टेंट टाइम लेके आए हो तो मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू लेके जाओ। सर नमस्ते ये सर। 1 ईयर डिप्लोमा आप बोल रहे हो 3 महीने में खत्म हो जाएगा? 1 ईयर, 1 ईयर। इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 ईयर। मतलब कई बार क्या होता है ना, सबका अच्छा समझने का तरीका अलग है। अब आप कोई चीज एक बार में समझ गए, किसी को 2 बार 3 बार लगा, तो इसलिए हमने मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 ईयर की है। अगर आप 4 महीने में पूरे कर लेते हो, 5 महीने में पूरे कर लेते हो, आप जितना जल्दी पूरा कर लो, आप जितना जल्दी पूरा कर सर, लोगे। सॉरी। मैंने एमएससी इन योगा साइंस किया है पूरा अभी वेरी गुड, यूनिवर्सिटी ये तो से। बहुत अच्छा है। तो फिर तो अब आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है जैसे आपके। हाँ। ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसका एमएससी का वैल्यू जो है वो डिलीवर कर पाओगे। जो मेडिकल साइंस की समझ होगी आपको, तो इससे आप अपने एमएससी को बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे। ये आपका जैसे टोटल वीडियोस है मेरे को देखने हैं, तो 1 महीने में अगर वीडियोस पूरे देख लेता हूँ फिर एग्जाम 1 महीने बाद हो जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही वीडियोस आप पूरे देख लोगे उसके बाद एग्जाम दे सकते एग्जाम भी वो आपका कोई ऐप होगा उसी में ऑनलाइन होगा? हो। हाँ, ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अगर हम आपको केस स्टडीज दे दिए तो आप कहाँ से कॉपी करके लिख रहे हो या बोल रहे हो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो हमारा एम ये है कि वो साइंस पढ़ने सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाओ कि अपनी क्लिनिक चला सके। आपके मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराते हो पीडीएफ के रूप में हमें? पीडीएफ आपको अपने नोट्स खुद बनाने हो, हम बुक्स रेकमेंड करते हैं, अंग्रेजी हिंदी में किताबें हम रेकमेंड करते हैं। पीडीएफ नहीं देते, क्योंकि पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है। बस पीडीएफ क्या होता है ना, आपको मिल गया, आपने अपने किसी और फ्रेंड को भेज दिया, उसने देखा, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला बकवास है। तो इसलिए पीडीएफ ना शेयर करके हम किताबें आपको रेकमेंड करते हैं, जो किताबें इस कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पर वैसे आप जो वीडियो में, अच्छा हाँ, मुझे वीडियो में जो लगता, बोल रहे हैं उसको हम लिखते रहे नोट करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत होगी। हमने इतना बेहतर तरीके से उसको डिजाइन ही किया। तो आप ये जो 1 ईयर पीजी डिप्लोमा बोल रहे हो तो ये कोई यूनिवर्सिटी से तो आप अप्रूव नहीं होगा, कैसे होगा नहीं फिर नहीं, ये अप्रूव? यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव्ड है। ये अभी रिसेंटली ही प्रोसेस हुआ है, तो अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसके पहले तक ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम था। अभी मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते पहले ही हमें थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिला कि हमारा कोर्स अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी के साथ हमारी बात चल रही है और एक एमपी की। तो जहां से पहले हमें अप्रूवल मिल जाएगा वहीं से हम डिप्लोमा देना चालू करेंगे। क्योंकि ऐसे तो हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा योगा साइंस किया है, सर एमएससी योगा सर, साइंस किया है, तो अगर ये आपका जो उसी कोर्स है लेवल ना, का कोर्स है तो फिर क्या? आपका जो कोर्स आपने जो अभी तक पढ़ा है सारा बेहतर कोर्स। ये जो कोर्स है ना, ये सर्टिफिकेट बेसिस पे नहीं है, ये नॉलेज बेसिस पे है। इस कोर्स के सर्टिफिकेट से बेहतर सर्टिफिकेट आपके पास है। मैं आपके सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोर्स के बाद आपको नॉलेज अच्छी मिल जाएगी, जो आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो इस कोर्स को बस आप ये मुझे मत। वो मेडिकल साइंस होता है ना, जो एमबीबीएस में मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं, बस जैसे आपने बोला जैसे एक ऑर्गन कैसे वर्क करता है, ऑर्गन में कहाँ पे आपके इनबैलेंसिंग होने से ये एक डिजीज क्रिएट हुई और इसको हम क्योर कैसे कर पाते हैं योग से, ये एमबीबीएस साइंस पढ़ने के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ। बाकी तो हमने वो सारा पढ़ा है आपने जो भी बताया। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो पढ़ाते हैं पूरे कोर्स में। हम यही पढ़ाते हैं, वही मेडिकल साइंस ही पढ़ाते हैं। हमको पता है कि आपने वायु पढ़ी है, आपने उसका सारा फिलॉसफी पढ़ी है, आप हमसे अच्छा यम नियम जानते हो, वो हम पढ़ाने नहीं दे रहे। हम तो मेडिकल साइंस समझा रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर ब्लड टेस्ट में क्या चेंजेस आया तो कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या देखना है, आपको एक्सरे में क्या समझना है। हम ये बता रहे हैं आपको कि सीटी स्कैन क्या बता रही है, या आपका जो एमआरआई की रिपोर्ट है वो क्या समझा रही है। तो और बेसिकली ये हम, दोनों कोर्स अलग अलग है, मेडिकल और वुमेन्स का? हाँ दोनों ही कोर्सेज हैं वहाँ पे। दोनों दोनों अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि एक साथ बहुत लंबा हो जा रहा था। तो हमें लगा कि किसी को अगर गायकोलॉजी में आगे बढ़ना है तो वो ये वुमेन वेलनेस पढ़ सकता है, किसी को दोनों पढ़ना है तो दोनों पढ़ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सर। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग, हाँ दत्ताराम जी आप प्लीज बोल दीजिए, बहुत देर से आपका हाथ दिख रहा ठीक है। है, नमस्ते सर। नमस्कार, बताएं।
सर हमेशा ये 2-3 पॉइंट्स आते हैं डिस्कशन में, लेक्चर्स में। आज फर्स्ट मेरे 3 क्वेश्चन है, विच एवर यू कैन आंसर। फर्स्ट है जो फैटी लिवर आपने बोला वो 50% तक लेवल 3 पे या स्टेज 3 पे चला जाता है वो एक्यूमुलेट करके, तो वो बाद में एक्सरसाइज, डाइट या योगा से फिर से नॉर्मल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है राम जी। ये बताइए, अभी मैंने आपको उसके पीछे का साइंस समझाया था जी कि पर हफ्ते आप 1700-1750 कैलोरीज बर्न का डेफिशिएट ले आओगे जी। तो 1 किलो का कम हो जाएगा। यस अगर सर। मानो आपके 1500 ग्राम का लिवर है, उस पर 50% फैट कितना हुआ? 750 ग्राम, है ना? तो एक दिन में लिवर का सारा फैट तो नहीं खत्म होगा, आपकी बॉडी का फैट खत्म होगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप थोड़े लंबे समय तक करते रहोगे तो लिवर से फैट क्यों नहीं कम होगा? देखिए, जब तक लिवर सेल्स सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक लिवर सेल्स को हमेशा रिकवर किया जाए। लिवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। लिवर को काट दीजिए, बढ़ जाएगा जैसे छिपकली की पूंछ। इसीलिए शायद लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी पॉसिबल भी हो पाए, क्योंकि एक इंसान का लिवर काट के आधा दूसरे इंसान को लगा दीजिए तो दोनों को पूरा पूरा लिवर हो जाता ओके ठीक है। और सर अभी आपने उसके साथ एक डाइट के लिए बात किया था। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ एग्जांपल, अभी जैसे श्रावण महीना चल रहा है, है। जी। आदमी अभी सोचता है मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा, एक टाइम फलाहार या एक टाइम में हल्का सा वो जो भी है वो कर लूंगा। जी। तो जैसे 1 महीने के लिए डाइट चेंज हो गया, बट लीवर को तो प्रोसेस समझने में टाइम लगता है, तो ये हेल्दी हो गया या अनहेल्दी हो गया? देखिए तुताराम जी, आप खाइए कुछ भी, आप सिर्फ जो डेली कैलोरी नीड है ना वो सेम रखिए, है ना? आप एक गुलाब जामुन खा के भी पूरा कर सकते हो और उसकी जगह एक प्लेट भर का पूरा वेजिटेबल्स भी खा सकते हो। तो अगर आपने गुलाब जामुन खा लिया तो वेजिटेबल की जरूरत खत्म हो गई। हाँ, दोनों मत खाइए, राइट? तो आपको माइंडफुल ईटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जहां पे आपको ये समझना होगा कि कौन सा चीज कितना हेल्दी और कितना बेहतर है। अब अगर आप एक बार खाना खा रहे हैं, ठीक, आपकी डेली की नीड जो है वो अगर एक लेवल पे है, तो आप एक बार के खाने में कुछ हाई कैलोरी फूड ले सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि सावन में पत्तेदार चीजें नहीं खाते। क्यों नहीं खाते सोचिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सावन में कल्पवास करते हैं, सावन में एक बार का खाना खाते हैं। तो अगर वो हाई कैलोरी फूड्स खाएंगे तो एक बार में ही काम हो गया ना। भाई कुल मिला के एक बाल्टी पानी चाहिए, अब गिलास गिलास से भरो या सीधे जग से भर दो, ठीक? हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एक तरीके से बैलेंस करती है। कैसे? जैसे अगर आपका वेट आइडियल है तो 60% कार्बोहाइड्रेट कर लो, 30% प्रोटीन कर लो एंड 20% इसेंशियल फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कर लो, ठीक? अब अगर आप ओवर वेट हो तो फिर क्या करो? फैट परसेंटेज और कम कर दो, प्रोटीन परसेंटेज बढ़ा दो, कार्ब्स थोड़ा कम कर दो, कैलोरी मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि कैलोरी हर खाने से मिल रही है। फैट से एक कैलोरी में 9 किलो कैलोरी, एक ग्राम में 9 किलो कैलोरी है। कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से एक ग्राम में 4-4 कैलोरी है। अब प्रोटीन वाली कैलोरी क्या है? मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। और कार्बोहाइड्रेट वाली कैलोरी क्या करेगी? एनर्जी दे देगी। तो जैसी आपके शरीर की बनावट है उस हिसाब से आपका खाना होगा। भाई एक इंसान जो सर है फावड़ा लेके मेहनत करती है ना, तो वो तो चावल दबा के खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब एक इंसान जो है बैठ के मेरे जरा बकवास कर रहा है, अब वो दबा के चावल खा ले तो उसको डायबिटीज हो जाएगी, राइट? तो हमें ये देखना है कि हम खा क्या रहे हैं और गंवा क्या रहे हैं। ओके थैंक यू सर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, जिनको चाइल्डहुड से, बचपन से इंसुलिन लेते हैं, हाँ क्या उनका डायबिटीज भी रिवर्स हो सकता है? भाई, देखिए डायबिटीज रिवर्स होने का मतलब ये है कि आपने जितना ग्लूकोज अपने ब्लड में दिया उसको आपके सेल ने यूटिलाइज कर लिया बिना इंसुलिन के। तो मतलब उतनी मेहनत कर ली आपने। इंसुलिन की जरूरत तब होती है जब खाने में ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो अगर खाने के ग्लूकोज को कट डाउन कर लिया और एक्टिविटी को बढ़ा दिया तो हो गया बैलेंस।
डायबिटीज मैं हमेशा कहता हूँ वो बीमारी है भगवान जिनको बहुत पसंद करते हैं उनको देते हैं। तो किसी बच्चे को भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते थे इसलिए बचपन से डायबिटीज दे दी। क्योंकि मेरी फ्रेंड डॉक्टर ही हैं, उनकी बेटी होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनकी बेटी जब 1 साल की थी तब से शायद इंसुलिन ले रही है, अभी शी इज 23 देखिए 24। वो माता पिता की इच्छा है कि माता पिता उसको खिलाते भी हैं और इंसुलिन भी लगाते हैं। अगर माता पिता उसको ढंग से खिलाएं खाना और मेहनत कराएं तो इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। भाई अभी आप अगर अपना घर गंदा नहीं करोगे तो झाड़ू कम लगाना पड़ेगा। घर ज्यादा गंदा करोगे तो ज्यादा झाड़ू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स वो हो सकता है करेक्ट, तो इंसुलिन बंद हो सकता है। डेफिनेटली बंद हो सकता है सर। ओके, आई विल आस्क देम टू कांटेक्ट यू, आई विल आस्क देम टू हाँ कांटेक्ट बिल्कुल। यू, आई विल डू दैट। देखिए डायबिटीज रिवर्सल जो है ना ये गिमिक है। डायबिटीज रिवर्सल कभी नहीं होता। डायबिटीज हमेशा सिर्फ मैनेज होती है। ये लाइफ लॉन्ग मैनेज करने का ही प्रोसेस है। अगर इनटेक और एक्टिविटी का बैलेंस अचीव कर लिया तो दवाई बंद हो जाती है। इनटेक और एक्टिविटी का बैलेंस नहीं है तो दवाई खानी पड़ेगी। ओके, एंड सर लास्ट क्वेश्चन अगेन, आप हमेशा मेंशन करते हैं ये मसल मास या जो लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग समथिंग, तो अगेन उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि किसी किसी को हम देखते हैं क्या है ना, मसल्स बहुत ढीले हो गए, लटक मीन्स वो लटक रहे हैं या इतना कमजोर हो जाते हैं कुछ। ये एजिंग का प्रोसेस है। अगर हमारी बॉडी जो है ना जब एज्ड होती है पुरानी होती है तो हमारा शरीर जब खाना कम पाता है तो वो मसल्स को यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। इसलिए हमारी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन बैलेंस कर दोगे मसल्स की एक्टिविटी इंप्रूव कर दोगे तो मसल्स फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी बोले। आई आपका नाम नहीं लग रहा है आईकोड है प्लीज सर बोलो। नमस्कार सर। सर अभी तक तो आपने जो भी बताया वो बहुत बहुत अच्छा नॉलेजेबल था, और बहुत सारी चीजें हमें इन चीजों की बहुत जरूरत रहती है। और पर इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट है कि आसन, कि आसन क्यों करना है या आसन कब करना है। पर ये उनके लिए क्या जो आसन कर ही नहीं सकते हैं, यानी जिनको प्रॉब्लम है, या अभी तो यही दिखता है कि बहुत सारे कुछ एज को अगर आप ले लें। आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने सबसे पहले कहा कि अगर गंदगी मैंने कहा था ना कि अगर किसी का बीपी 160 170 है तो अगर उसको संग प्रक्षालन कराऊंगा तो मर जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना होगा उसका बीपी कम करना होगा। कैसे कम होगा? दवाई खा के। जब दवाई खा के बीपी कम होगा उसके बाद मेरा रोल होगा कि अब वो बीपी की दवाई मैं छुड़वा दूं। तो अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता बेड रिडन है तो पहले वो ट्रीटमेंट करके थोड़ा इम्प्रूव होगा। उस ट्रीटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ छोटी एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ सो दैट जो इम्प्रूवमेंट है जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो सके। एंड जब रिकवरी अच्छी हो जाएगी तो फिर मेरा रोल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बीमारी सिर्फ मेडिकल योग से ठीक हो जाएगी। सर इसके लिए एक और अदरवाइज नहीं जाइएगा, बस ये है कि हम थोड़ा प्रोफेशन की भी बात कर रहे हैं। तो आजकल हम योगा में हम इतनी मेहनत करते हैं, पर लोगों को क्विक चाहिए, क्विक इमीडिएट रिजल्ट, और वो हमारे बदले मेडिकल थेरेपी के बदले सीधा फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं। इन लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है, हमें समझता है कि हम इस लाइन में, नहीं लेकिन नहीं एक मिनट फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजता कौन है? सर नहीं, वो खुद ही तैयार रहते हैं यहाँ वहां से पूछ के डॉक्टर कि पास। भेजता है। डॉक्टर भेजता है। फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? डॉक्टर। यस। डॉक्टर सलीम और अनवर। डॉक्टर्स एंड यहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशंस। नहीं नहीं सुनिए तो सही। डॉक्टर पहले क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेकमेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि डॉक्टर को पता है ये फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ के आया है। राइट। जब डॉक्टर को पता होगा ये योगा थेरेपिस्ट पढ़ के आया है तो वो आपको भी रेकमेंड करेंगे। सो सर अभी सोसाइटी में थोड़ा सा इस चीज को लाना है कि लोग माफ फिजियो कीजिए के ये बदले आप मेडिकल। नहीं नहीं माफ कीजिए शायद आप गलत वे पे जा रही हैं। मैं यहाँ नोएडा में एक भरद्वाज है भरद्वाज हॉस्पिटल के ऑनर है। उनके केस में मैंने उनको हेल्प किया था।
जहां उनको लगता है कि मेडिकल साइंस के साथ योगा इसको हेल्प करेगा, वो जनरल फिजिशियन है, वो मेरा मोबाइल नंबर रट गया उनके दिमाग में, वो पर्चे पे लास्ट पे लिख देती है इसको कॉल करके एक्सरसाइज करनी। अगर आपका नॉलेज और ये इतना है तो आप मैं माँ के पेट से नहीं सीख के आया हूँ, आप भी सीख सकती हैं, हम सब सीख सकते हैं। देखिए, डॉक्टर को डॉक्टर की भाषा समझ में आएगी, वकील को वकील की भाषा समझ में आएगी। एक जज जो है वो आम लोगों के मुंह न सुन के वकील के मुंह क्यों सुनता है? क्योंकि वकील उसको कानून की भाषा में पेश करता है, राइट। एक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की बात क्यों रिकमेंडेशन करता है? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट साइंस पढ़ के आया, उसको एक्सरसाइज का साइंस पता है। लेकिन जब डॉक्टर को पता होगा कि यार ये मेरा लोकल बंदा जो है मेरे सही योग की जानकारी दे रहा है, तो डॉक्टर आपके पास भी भेजेंगे। अभी क्या है ना, फिजियोथेरेपिस्ट का एक प्रॉपर साइंटिफिक कोर्स है, पर योगा का कोर्स नहीं है साइंटिफिक। योगा में जितने लोग एमएससी वगैरह भी करके आते हैं, अगर वो मेडिकल कॉलेज में ना पढ़े तो आप देखो उनको नहीं पढ़ाते हैं। तो जब नहीं पढ़ाएंगे तो डॉक्टर को तो पता है ना यार कि ये कुछ केस गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि बाहर जो योगा भी मैंने बहुत सारी संस्थाओं में करते हुए लोगों को देखा, तो मुझे समझ में आता है कि ये फास्ट ये स्लो ये कुछ भी कर रहे हैं, वो बस कर रहे हैं और वो खुश है कि हम योगा कर रहे हैं। पर पता नहीं पड़ता है, कभी उन्हीं योगा से वो बीमार हो जाते हैं और बाद में वो उसको लाइन दे देते हैं कि बिकॉज ऑफ योगा दे आर नॉट। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब तक योगा टीचर नॉलेजेबल नहीं होगा तब तक योगा टीचर्स की ना तो अर्निंग इम्प्रूव होगी ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जब तक योगा टीचर्स नॉलेजेबल नहीं होंगे तब तक उनको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो आप अगर इस स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हो तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, लोगों को एजुकेट करिए। भाई, एक पेशेंट अगर आपने ढंग से ठीक किया ना, तो वो 10 लोगों को जानता है, 10 को बताएगा, और 10 लोगों को बताएंगे तो कितने हो गए? 100 लोग। एक साल अगर आपने ढंग से काम किया ना तो आपके पास कभी भी पेशेंट्स की कमी नहीं होगी। पर करेक्ट। आप उस लायक तो बनो कि आपके पास पेशेंट आए ट्रस्ट के साथ। देखो, एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो बेचारा 10-12 साल मेहनत करता है, उसके बाद जब वो 1000 रुपये फीस लेता है ना तो लोग क्या कहते हैं, ओ यार इसका तो मस्त है, 1000 रुपये फीस ले रहा है। कोई नहीं देखता कि वो 10 साल खराब करने के बाद 10,000 रुपये फीस ले। योगा टीचर क्या है, 200 घंटे का एक कोर्स करते हैं, फिर बोलते हैं मैं तो योगा एक्सपर्ट हो गया हूँ जी, मैं 5,000 फीस लेता हूँ, राइट। सो देखिए, थोथा चना बाजेगा। अगर आप सिर्फ प्रोफेशन को आउटलुक से जज करना चाहते हो तो जज करते रहिए। भाई, एक दुबला पतला इंसान अगर किसी को योग सिखा रहा है और एक कोई थोड़ा हेल्दी इंसान योग सिखा रहा है, तो दुबला पतला अच्छा हो जरूरी नहीं है, नॉलेजेबल कौन है ये जरूरी है। ठीक। तो नॉलेज कैसे पता चलेगी? अप्लाई करके। ओके सर, थैंक अगर यू। आप 5 पेशेंट ठीक कर दीजिए तो आपको जीवन में कभी किसी को नहीं कहना पड़ेगा मैं नॉलेजेबल योगा टीचर हूँ। 5 पेशेंट ठीक करते, और उनको बताइए कि आप साइंटिफिकली ठीक कर रहे हैं, उनको समझाइए क्या कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। करेक्ट। ठीक। तो पढ़ना ही एकमात्र इसका सोल्यूशन है, अपने कैरियर को भी इम्प्रूव करना और अपनी रिस्पेक्ट भी अचीव करना। ओके सर, ठीक। थैंक यू। मनीषा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, गुड आफ्टरनून। जी, मनीषा सर कैसी हैं? सर मेरे को ये पूछना था, मेरी क्लास में एक लेडी आती हैं, उनका वैसे तो वो बहुत थिन है, मतलब बिल्ट ठीक है, बट उनका बेली में फैट है जो वो कहती हैं कि जिसको वो रिड्यूस करना चाहती हैं। वो काफी टाइम से योगा कहीं और भी कर रही थी, बट वो रिड्यूस नहीं हो रहा, वो रीजन भी नहीं समझ आ रहा। एज सच उन्हें कोई मतलब हेल्थ इशू है नहीं, अब तो मनीषा, इसका रीजन में ये सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सच में आप मतलब दुखी कर रहे हो। अरे भाई, फैट है तो खत्म नहीं कर रहे हो ना। आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप जितना ग्लूकोज रोज खिला रहे हो उतने बर्न करा ले रहे हो, आप उनके फैट पे हाथ ही नहीं पहुंचा रहे हो।
जब तक आप उनका खाना लिख के नहीं लाओगे कैसे सुधरेगा। मैंने आपको बताया था ना कि 3 4 दिन 5 दिन का खाना लिखवाइए, अपने आप पता चल जाएगा। बट वो सिर्फ खाने में भी उनका बाकी बॉडी बॉडी तो उनका थिन है, बट खाली बेली में ही है बस। मनीषा एक बात बताइए, मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 10 रुपए कमा रहा हूँ, 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए पिछले साल बचा के रखा था, तो मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ? बताइए। गरीब हूँ सर। भाई पिछले साल का 1 लाख तो 1 लाख रुपए है तो अमीर हूँ। तो करना क्या होगा, मुझे 10 रुपए कमाना होगा और 15 रुपए खर्च करना होगा, 12 रुपए खर्च करना होगा, 11 रुपए खर्च करना होगा। तो मैं अगर 11 रुपए खर्च करना चालू कर दूं तो 1 लाख दिनों के बाद मैं कंगाल हो जाऊंगा। अगर मैं 12 रुपए खर्च करना चालू कर दूं तो मैं 50,000 दिनों बाद कंगाल हो जाऊंगा। और अगर मैं 4 रुपए खर्च करना चालू कर दूं तो मैं 25,000 दिनों बाद कंगाल हो जाऊंगा। और 5 रुपए कम करना चालू कर दूं तो मैं ऐसे ही कंपेरेटिवली मेरी जो जर्नी है कंगाल होने की वो नजदीक आती जाएगी। तो बिना कैलोरी डेफिसिट के वो वेट नहीं जाएगा। याद है हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि जब हम योगा सिखाते हैं 3 महीने बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, 3 महीने बाद कुछ नहीं होता है। 3 महीने तक इंच लॉस होता है, 3 महीने तक एनर्जी बदलती है, फिर 3 महीने बाद आके वहीं अटक जाते हैं। फिर करते रहते हैं वहीं, करते रहते हैं वहीं, साल भर 2 साल बीत जाता है लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आता। बट सर उनको ये रहता है कि फिर मैं और पतली ना हो जाऊं, क्योंकि मेरे को खाली बस बेली उनका जो ऐसे उसके जैसे मटके जैसा है। वो कहती है मैं बाकी असल चीज में। असल में आपने वुमेन वेलनेस का कोर्स किया था, इसलिए ये वेट लॉस वाला साइंस आपसे छूट गया। लेकिन वेट लॉस का जो साइंस है वो यही साइंस है। पतली कैसे हो जाएंगी भाई अगर रोज का मेंटेनेंस कैलोरी खाती रहेंगी तो। 10 रुपए तो कमा रहे हो ना, 10 रुपए खर्च कर रहे हो, तो कंगाल तो कभी हो ही नहीं सकते। गरीब हो सकते हो, कंगाल नहीं। नहीं तो उनके मतलब आसनों में क्या कोर्स स्पेसिफिक आसन कराने चाहिए या फिर नॉर्मल जो करा रहे हैं वही? आसन तो आप सब कुछ अच्छा करा रहे हो, आप उनके न्यूट्रिशन को नहीं ध्यान दे रहे हो। अच्छा। आप उनका 5 दिन का खाना, अगर एक चिप्स भी खाती ना उनको बोलो टाइम के साथ 5 दिन का खाना नोट करके दे, फिर हम फोन पे बात करते हैं, इसको फिक्स कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। थैंक यू। तो कोई और सवाल या फिर अब हम आज की चर्चा यही समाप्त करें? सर इसके क्या फीस इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं क्या? गौतम वैसे तो देखिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद है और कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे इस कोर्स का उद्देश्य है लोगों को समझाना पढ़ाना। क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर कुछ है तो मैं 4 लोगों को देके जाऊं। तो ऐसा कुछ मैंने कसम नहीं खाई कि इंस्टॉलमेंट में नहीं लूंगा। आपको पढ़ने की इच्छा है तो आ जाइए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और। बताओ। पार्किंसंस रोग एक होता है। सॉरी। पा, पार्किंसंस एक रोग होता है, पैरालिसिस टाइप का। हाँ पार्किंसंस, जी हाँ जी। हाँ, उसके बारे में कुछ गौतम आज नहीं बताऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। पार्किंसंस जो है अ, ठीक नहीं हो सकता। बहुत हद तक हम पार्किंसंस में इम्प्रूवमेंट जरूर ला सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट डे किसी दिन जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो मैं पार्किंसंस एक्सप्लेन कर दूंगा, आप आते रहिए। एक क्वेश्चन सर और क्या आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कराते हैं वहां पर नोएडा में? एक्चुअली वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। अभी तो आप बात कर रहे थे इंस्टॉलमेंट्स की, और अब ऑफलाइन पे भी आना चाहते हैं। तो दिक्कत ये है कि जितना हम जो अ, अपना समय और अपनी एनर्जी लगाते हैं उस हिसाब से उसका प्राइस बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं है, पहले मैं ऑफलाइन भी करता था और अगर फ्यूचर में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मैं जरूर करूंगा। पर ये क्लास हमारी पहले 90,000 रुपए की हुआ करती थी, कोविड से पहले। तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी महंगी होगी। सर और अभी
अभी मात्र 11,000 की है। और एडवांस और ये डिप्लोमा है तो क्या इसके आगे एडवांस भी है? नहीं, इतना पढ़ लीजिए बहुत है। वैसे तो देखिए पढ़ने के लिए पूरा जीवन है। और सर सेकंड सेशन जो है लेडीज के लिए वो वाला वो उसका क्या कॉस्ट? 5500 का है, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि हर किसी को ये नॉलेज मिलना चाहिए। उसमें बहुत हद तक हमने वो सारी चीजें कवर की हैं जिस पे यूजली लोग बात भी नहीं करते। तो हमने वहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने इनफर्टिलिटी के केसेस सर डिस्कस किए हैं, पीरियड्स पूरा डिटेल डिस्कस किया, कितना ब्लड आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, कितने दिन में आना चाहिए, कितने दिन का पीरियड अच्छा है, कितने दिन का पीरियड बुरा, कितना क्रांस होगा तो ठीक है, मूड स्विंग्स अच्छा है कि नहीं है, सब कुछ बहुत क्या डिटेल। गर्भ संस्कार के कोर्स में उसका यूटिलाइज सब कुछ है, सब कुछ है उसमें, वुमेन वेलनेस में सब कुछ है। उसमें मेनार्की टू मेनोपॉज पूरी जर्नी है, काफी डिटेल्ड कोर्स है। अगर आप सर? और चाहते हैं तो आपके पहला सेशन फ्री में देख सकते हैं इसका। आपके ये एग्जाम्स में अगर फेल हो गए तो क्या? इसका जवाब यही है कि दोबारा देंगे, और क्या। ओके। अ, वैसे तो कोई फेल होता नहीं है, लेकिन हाँ, दोबारा मौका मिल जाता है सबको। तो अगर आपने एक बार में मानो नहीं क्लियर किया तो दोबारा कर लेंगे थोड़े दिनों बाद। यहाँ फेल ओके, करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य है सिखाना। तो नहीं एग्जाम बराबर है का मकसद लेकिन ये है कि आपने सीखा। एग्जाम 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 होता है तो वो एक फियर रहता ही है। ओके सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।